हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। में से जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में फॉर क्लास 12 फिजिक्स। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सो दैट वी कैन हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स कनेक्टेड टू दिस फैमिली ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग हब एंड देन हम अपना लाइव सेशन ज़रूर शुरू कर देंगे। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे a good number of numericals as well as good concepts जो आपको numerically as well as conceptually particularly for physics काफ़ी ज़्यादा strong बना देगा। So ज़रूर से करिए हमारी मदद इस फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को ग्रो करने में। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फॉर फिजिक्स फ्री नोट्स की तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है बाय द नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं, तो ज़रूर से जाइए विजिट करिए हमारा फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल जिनके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ विद टुडेज टॉपिक जिसमें हम जानने वाले हैं एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, किस तरह की ये एनर्जी है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, ये एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, राइट, सो दीज आर द रैंडम पार्टिकल्स जिनके कुछ चार्जेस हैं, सपोज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। यहाँ पे मैंने 5 चार्ज पार्टिकल्स लिए हैं, तो ये एक तरीके का सिस्टम बनाता है। तो इस सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम मेनली कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ड्यू टू द पोजीशन इन चार्ज पार्टिकल्स के लोकेशन एज वेल एज और पोजीशन की वजह से जो इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि और पर्टिकुलरली हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बारे में एंड दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो वी विल कॉल इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स। अगर हम बात करें किन्हीं दो पार्टिकल्स की, सपोज जो काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से रखे गए हों, सो आई विल टेक अनदर सिस्टम नाउ। मान लीजिए ये आपका एक पहला पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q1 एंड देयर इज अनदर पार्टिकल जिसको काफ़ी दूर इन्फिनिटी पे रखा गया है। मीन्स इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें, दे आर बेसिकली इनफाइनाइटली अपार्ट। ये काफ़ी एक दूसरे से दूर हैं, ओके, मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाना है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा किसी एक पार्टिकल पे। मान लीजिए इस पार्टिकल पे हम कुछ वर्क डन करते हैं जो कि इनिशियली लोकेटेड है इन्फिनिटी पे। अब अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इस Q1 चार्ज के पास में लाना है टू ब्रिंग इट क्लोजर टू चार्ज Q1। सी इनिशियली अगर हम बात करें जब ये दोनों जो है इनफाइनाइटली अपार्ट है एक दूसरे से, उस केस में इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी ज़ीरो। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि ज़ीरो है क्योंकि ये इनफाइनाइटली अपार्ट हैं। बट अगर हम मान लीजिए चार्ज पार्टिकल Q2 को लेके आते हैं Q1 की तरफ टूवर्ड्स Q1, सो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही आप इसको Q2 को Q1 के करीब लेके आएंगे, और इनिशियली ऑब्वियसली हमने यही लेके चला है कि ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2 ये लाइक चार्जेस हैं। ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या ये दोनों नेगेटिव हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट दीज टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस। अब जब आप Q1 को मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, जैसे ही आप Q2 को लाएंगे Q1 के करीब तो होगा ये कि क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो एक रिपल्शन डेवलप होगा इन दोनों के बीच। अब ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है जो कि इन दोनों के फोर्स
इन दोनों के बीच का फोर्स है जो कि एग्जिस्ट करता है जैसे ही Q2 जो है Q1 के करीब आने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जिसको मैंने कहा था वर्क डन। सो सम वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनाइटली लोकेटेड पोजीशन टू Q1। सो ये जो वर्क डन आपको करना पड़ता है, बेसिकली हम इस वर्क डन को कर रहे हैं अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है। सिंपली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है जो कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो वर्क डन है जब आप कर रहे हो Q2 को Q1 के करीब लाने के लिए, यही वर्क डन जो है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, in the form of potential energy, electrostatic potential energy. This work done is basically stored in the form of your electric potential energy. Okay, that is why हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। यही वो वर्क डन है जो कि हमने किया था अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स के खिलाफ, जिस वजह से ये वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है इस सिस्टम का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यही मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। सो अगर हम बात करें फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, जैसे मैंने इनिशियली लिया था, तो अगर आप सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस लेके चलते हो और आपको मालूम करना है कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली उस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का है क्या, सो इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो आपको करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वर्क डन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि आप असेंबल कर सको सारे चार्जेस को जो कि इन्फिनिटली लोकेटेड है एक दूसरे से, Q1, Q2, Q3, मान लीजिए कि Qn। तो सारे चार्जेस को इकट्ठा आसपास लाने के लिए टू देयर लोकेशन कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा उनको इकट्ठा करने के लिए एट देयर लोकेशंस, उनकी लोकेशंस में। जब आप उन चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम क्लोजर फ्रॉम इन्फिनिटी ऑब्वियसली। सो यही जो वर्क डन है यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो चुका है। नाउ हम जो करने वाले हैं इट इज अबाउट सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही हम निकालेंगे, बट यहाँ पे हमने जो है 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम लिया है। सो लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन जहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है। मान लीजिए कि यहाँ कोई एक चार्ज रखा गया है, सपोजिंगली दिस इज सम चार्ज Q1 जो इस पॉइंट पे रखा गया है, राइट। एंड मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कोई चार्ज Q2 है। Now this charge Q2 ये लोकेटेड है इन्फिनाइट पोजीशन पे, इन्फिनाइटली लोकेटेड है, काफ़ी दूर है। Q1 एंड Q2 काफ़ी दूर है एक दूसरे से। ओके, यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट P है, दिस इज सम पॉइंट P। ओके, शुरुआत में अगर हम बात करें सिर्फ चार्ज Q1 की, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ चार्ज Q1 था, इससे पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। तो वर्क डन की अगर हम बात करें कि क्या इनिशियली कोई फील्ड था जिसकी वजह से वर्क डन करना पड़ा होगा चार्ज Q1 को वहां लाने के लिए, सो द आंसर इज नो। वर्क डन अगर हम इस केस में पता करेंगे, क्योंकि शुरुआत में यहाँ कोई फील्ड मौजूद ही नहीं था, Q2 अभी बहुत दूर लोकेटेड है, तो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हम बाद में इसको Q1 के करीब लेके आएंगे। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Q1 के अलावा कोई और चार्ज इनिशियली प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से कोई फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। सो देयर वाज नो फील्ड विच वॉज एग्जिस्टिंग इनिशियली, सिर्फ Q1 ही था जो आया यहाँ पे। तो वर्क डन अगर हम बात करें कि वर्क डन कितना किया गया होगा टू ब्रिंग दिस चार्ज Q1 एट दिस पॉइंट, तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली इनिशियली वेरी सिंपल है, तो इनिशियली अगर कोई वर्क डन की अगर हम बात करें तो भाई वर्क डन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि Q1 पे हमें कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली कोई और फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब जब Q1 आ चुका है तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड या डिस्टर्बिंग फील्ड डेवलप होगी। अब हम किसी और चार्ज को जब लेके आएंगे तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इनिशियली नहीं करना पड़ा था क्योंकि Q1 ही था अकेला सिर्फ। जब यहाँ पे अब Q1 आप देख रहे हो, Q1 मान लीजिए पॉइंट P से एट सम डिस्टेंस है, मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज R,
मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, तो अगर हम Q1 की वजह से पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होगा, हम सिंपली फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेते हैं V1 जो है वो पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P। तो V1 हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग द फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 बाय R। ओके, सो R इज द डिस्टेंस नाउ। तो ये आ गया पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू दिस चार्ज Q1 एट पॉइंट P, at this point P, this is point P obviously, so this is V1 now। okay, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम Q1 जो कि इन्फिनिटली लोकेटेड है, अब हम Q2 को जो इन्फिनिटली लोकेटेड, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे पॉइंट P की तरफ, कुछ इस तरह से लेके आएंगे यहाँ से। ओके, सो आई विल ब्रिंग इट हियर, Q2 को आप पॉइंट P पे लेके आएंगे। तो ऑब्वियसली जब आप पॉइंट P पे Q2 को लेके आओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक Q1 चार्ज ऑलरेडी मौजूद है जो आपने डिस्टर्बिंग फील्ड में Q2 को घुसने की इजाज़त नहीं देगा। इट विल नॉट गिव द परमिशन टू Q2 टू एंटर इट्स फील्ड। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस चार्ज Q2 एट दिस पॉइंट P, सो व्हाट विल इट बी। अगर हम वर्क डन की बात करें यहाँ पे सिंपली, ओके, W2, सबसे पहले तो आप ला किसको रहे हो, आप ला रहे हो Q2 चार्ज को, इनटू इस पॉइंट P पे ऑलरेडी पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज Q1, सो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल इनटू V1 यहाँ पे। सो वर्क डन विल बी Q2 इनटू V1। ओके, सो ये वर्क डन है जो हमें करना पड़ रहा है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of Q1 in order to bring charge Q2 at point P. So let us solve this. W2 जो आपका आएगा सिंपली, यहाँ पे Q2 है, नाउ आप मल्टीप्लाई करो V1 से, V1 की वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं। सो आई विल बी हैविंग इट एज 1/4πε0 Q1 बाय R। ओके, तो ये जो है कुछ आएगा इस तरह से, हमें ये इक्वेशन मिला, राइट। सो दिस इज द टर्म्स, दीज आर द टर्म्स दैट विल गेट। सो W2 यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। W2 इज योर बेसिकली 1/4πε0 Q1 Q2 एंड R। अब फाइनली Q2 यहाँ पे पहुँच चुका है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी R है जो कि हमने इनिशियली लिया था। तो ये जो वर्क डन है जो हमने किया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग चार्ज Q2 to this point P against this Q1, ये वर्क डन जो होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तो यही वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो आपका इन दोनों चार्जेस का, मींस इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस किसका था, 2 पॉइंट चार्जेस का। तो 2 पॉइंट चार्जेस का जो सिस्टम हमने बनाया था Q1 और Q2 को मिला के, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ताकि आप न्यूमेरिकल्स जो है इजीली सॉल्व कर सको। आई होप दिस टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज क्लियर टू। अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का क्या होगा अगर उसे रख दिया जाए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो मान लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायपोल मैंने ऐसे बनाया है। ऑब्वियसली डायपोल जो होता है एक सिस्टम होता है ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट इन द सेंस ऑफ साइंस। ओके, सो -q + q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो होगा -q to +q, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है डायपोल का माइनस टू पॉजिटिव, लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन में होता है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लेते हैं जो डायपोल है वो एंगल बनाता है थीटा विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सपोज दिस इज ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये थीटा है, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि डायपोल को जो है रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जो ऑपोजिट एंड्स हैं -q और +q वाले, तो यहाँ पे लगेगा फोर्स। सो फोर्स क्या लगेगा,
फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, सो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी माइनस क्यू ई, यहाँ पे प्लस क्यू ई, सो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है दैट इज प्लस क्यू ई, एंड इन दिस डायरेक्शन द फोर्स इज माइनस क्यू ई। वेरी इजी, डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है हमने। अब यहाँ पे ये जो दो एंड्स पे फोर्सेस लग रहे हैं ये एक कपल बनाते हैं, दे फॉर्म अ कपल बिकॉज दीज आर द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द ईदर एंड्स, सो दे फॉर्म अ कपल। कपल की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली टॉर्क, सो द टॉर्क विच इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन दिस डाइपोल, राइट। अगर हमें टॉर्क निकालना है तो हम बड़ा इजीली कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट इज पी ई साइन थीटा। सो ये हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सो दिस इज अबाउट द टॉर्क। अब मान लीजिए हम डायपोल को रोटेट करते हैं किसी स्मॉल एंगल डी थीटा से। सो इफ डायपोल is rotated, मान लीजिए बाय सम स्मॉल एंगल डी थीटा, सो उस केस में वर्क डन अगर हमें निकालना होगा वो आ जाएगा डी डब्ल्यू, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल वर्क डन आएगा। सो डी डब्ल्यू विल बी टाउ डी थीटा, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम डायपोल को रोटेट करते हैं, राइट, मान लीजिए फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, सो यहाँ पे अब हम इसको रोटेट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2। ये ओरिएंटेशन में हम चेंज ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। मान लीजिए शुरुआत में थीटा 1 से हमने इसका चेंज किया दिया ओरिएंटेशन टू थीटा 2। उस केस में वर्क डन क्या होगा, सो उस केस में जब हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल डी डब्ल्यू को, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू हमें मालूम है, दी गई है tau d theta. So from equation number 2, tau d theta. Tau की वैल्यू हमें मालूम है from equation number 1, this is p e sin theta. So I can write it as integration theta 1 to theta 2, right? And let us put the value of tau. This is p e sin theta d theta. तो कुछ इस तरह से आपका ये वर्क डन का आएगा टर्म, ये बनेगा कुछ इस तरह से, राइट। अब सिंपली हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। सो लेट अस जस्ट नाउ इंटीग्रेट इट। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, साइन का डेफिनेटली माइनस कॉस हो जाएगा। सो आई विल रब दिस पार्ट हियर। सो वर्क डन फ्रॉम हियर आई एम हैविंग इट एज वर्क डन इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका P बाहर आ जाएगा, E भी बाहर आ जाएगा, अंदर सिंपली बचेगा थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने पे आपका आता है माइनस कॉस थीटा। सो ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स है थीटा 1 टू थीटा 2। सिंपली जब आप इसको सॉल्व करोगे, लेट अस जस्ट सॉल्व दिस, PE माइनस बाहर निकाल लेते हैं और अंदर यहाँ पे सिंपली कॉस थीटा बचेगा, तो अंदर आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब माइनस को अंदर कर देते हैं, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो ये हमें जो है वर्क डन मिल जाएगा। दिस इज द वर्क डन जो निकल के आएगा जब हमने डाइपोल को रोटेट किया फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2। यही जो वर्क डन हमने डाइपोल पे किया इन ऑर्डर टू रोटेट इट फ्रॉम वन एंगल टू द अनदर, ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हम वर्क डन को डायरेक्टली लिख सकते हैं एज योर पोटेंशियल एनर्जी। सो आई कैन सिंपली राइट इट एज पोटेंशियल एनर्जी। सो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम डाइपोल को रोटेट करते हैं। Okay, so this is for dipole. This is for the dipole. So this is the electric potential energy of a dipole when it is placed in a uniform electric field. I hope ये जो derivation है and this term किस तरह से इसका आया पूरा हमने derive किया, I hope this is clear to you. Now हमने already निकाल लिया है कि potential energy की जो value आती है that is P E cos theta 1 minus cos theta 2.
अब मान लेते हैं कि शुरुआत में जो डायपोल था वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच मीन्स दैट θ1 आपका बन जाएगा एज 90 डिग्री, एंड इससे जो है हमने θ1 से θ2 में हमने इसको ओरिएंट किया। θ2 मान लेते हैं कुछ जनरल एंगल थीटा है, मीन्स डायपोल आपका शुरुआत में परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फिर हम उसको ओरिएंट करते हैं, शुरुआत में परपेंडिकुलर था, देन वी रोटेटेड थ्रू सम एंगल थीटा, सो फाइनली जो θ2 आता है वो है थीटा। सो इस केस में लेट अस सी एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। सो इट विल बी कमिंग एज u इक्वल्स टू PE cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो है 0, सो u की वैल्यू आ जाएगी PE माइनस ऑब्वियसली यहाँ पे cos थीटा, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं एज AB cos थीटा का फॉर्मूला है, सो AB cos थीटा को हम लिख सकते हैं A डॉट B, यहाँ पे आ जाएगा P डॉट E, सो माइनस P डॉट E means this is a dot product now between dipole moment and your electric field। अब ये हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिल गया u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा ऑब्वियसली नहीं आएगा, इट विल बी माइनस पी डॉट ई, अगर ओपन करते तब आता कॉस थीटा। सो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया माइनस पी डॉट ई। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्क्राइब करेंगे आपको, जहाँ पे आप देखोगे कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कब बनता है, या पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो कब हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल केसेस दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर नाउ। सो इस एक्सप्रेशन को साथ में लेते हुए अब हम स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। सो आई जस्ट रब इट अप। सो फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था u was P माइनस P डॉट E। ओके, तो ये जो था ये फाइनली एक्सप्रेशन आया था P डॉट E का। अब सबसे पहला केस जो हम लेके चल रहे हैं वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ओके, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, मैं वो भी लिख देती हूँ, माइनस पी ई कॉस थीटा, इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आने वाली है, जब आपका ये जो एंगल थीटा है विच इज द एंगल बिटवीन योर डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इस केस में आपका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो लेट अस सी यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपको सिंपली इस बारे में पुट करनी है, जस्ट पुट इन दिस u विल बी राइट माइनस पी ई। ओके, नाउ थीटा 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो डायपोल मूवमेंट है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में आप देखोगे इसकी जो एनर्जी आई है वो मिनिमम आई है, माइनस पी ई। सो ये आपका जो है मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी किसका, मिनिमम एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो इस पोजीशन में जब आपका एंगल होता है, मीन्स जब आपका डायपोल मूवमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो उस केस में थीटा 0 होने की वजह से आपका जो एनर्जी आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस पी ई, जो कि मिनिमम एनर्जी ऑफ द डायपोल है इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड केस अगर हम यहाँ पे बात करें, ओके, सेकेंड केस में जो है इट इज़ द एनर्जी, जब आपकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली आपकी बन जाती है 0। सो उस केस में अगर आप लोगे यहाँ पे, मान लीजिए थीटा, उस केस में अगर आप लेते हो 90 डिग्री, थीटा आपने लिया 90 डिग्री, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगेन पुट करिए माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री, राइट। इट मीन्स ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 बन जाएगा, मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डायपोल की 0 कब होगी, जब आपका जो डायपोल मूवमेंट हो वो परपेंडिकुलर हो टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ओके, तो दे विल बी, दे शुड बी परपेंडिकुलर, पी और ई के बीच में जो होगा दे विल बी परपेंडिकुलर, डायपोल मूवमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल या परपेंडिकुलर होंगे तो आपकी एनर्जी जो आ जाएगी 0। तो ये 0 एनर्जी का केस है।
So electric potential energy is 0 here, right? Now this was the second case. अब हम बात करने वाले थर्ड केस के बारे में, जो कि है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है. नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में आपका सिंपली जो थीटा होगा, ओके, आई विल जस्ट रब विद दिस अप, आपका जो थीटा होगा वो होगा 180 डिग्री. मीन्स आपका जो P होगा एंड E होगा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होंगे इस टाइम पे. सो इट दिस इम्प्लाइज मीन्स मान लीजिए अगर P की डायरेक्शन ये है तो E की डायरेक्शन नीचे होगी. मीन्स दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. दे आर एंटी पैरेलल नाउ. So when they are anti-parallel, what will happen? In that case, U आ जाएगा आपका माइनस PE, थीटा की जगह हम रख देंगे 180. अब cos 180 आपका होता है -1, तो जब यहाँ -1 इसकी वैल्यू होती है -1. सो -1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे -1 इंटू माइनस PE, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी U इंटू E, सॉरी P इंटू E. सो U आ गया आपका P. आप देख रहे हो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी हुई डायपोल की. सो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल. सो इस तरह से आप देख सकते हो, जब थीटा है 0 डिग्री तो आपको एनर्जी मिली है मिनिमम एनर्जी माइनस PE. जब थीटा हो गया 90 मीन्स दोनों जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे आपका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया. जब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे तो थीटा आपका हो जाएगा 180 मीन्स P और E जो है अब एंटी पैरेलल है एक दूसरे से, डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड. U आपका सिंपली आ जाएगा प्लस PE जो कि मैक्सिमम एनर्जी होती है डायपोल की उस इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेशल केसेस जो हमने अभी डिस्कस किया है. सो आई होप ये जो टॉपिक्स थे जो आज हमने क्लास के दौरान कवर किए हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली हमने बात की अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. हमने 2 सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम चार्जेस लिए. ऑल्सो हमने यहाँ पे जो है स्पेशल केसेस डिस्कस किए जब हमने बात की डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है. तो आई होप ये जो टॉपिक्स थे डिटेल वे में मैंने आपको कोशिश की समझाने की, आपको क्लियर हो चुके होंगे. सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था. सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. ऑल्सो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच एवरीवन.